हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स की, खासकर बीए ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि रिसोर्स टॉपिक पर बात की जाए। तो आज हमने अपनी चर्चा के लिए रिसोर्स टॉपिक को चूज किया है, क्योंकि यह टॉपिक रिसोर्सेज संसाधन क्योंकि यह टॉपिक बीए के स्टूडेंट्स के लिए या एकेडमिक्स के लिए जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। और इस सीरीज के हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे कि यह जो भी टॉपिक है रिसोर्सेज, सामान्य व्यक्ति जो भी हैं, जो कि पठन पाठन की प्रक्रिया से दूर हैं और वर्तमान में चल रहे प्रमुख जो विषय हैं, जो बर्निंग इश्यूज हैं, उनकी समझ रखना चाहते हैं, उनके लिए भी यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम जो यह रिसोर्स टॉपिक है इसे दो पार्ट में समझेंगे और इसके फर्स्ट पार्ट में आज हम रिसोर्सेज संसाधन, इसकी परिभाषा, डिफिनीशन, क्या है रिसोर्सेज, व्हाट इज रिसोर्सेज एंड डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, इसे समझेंगे, जो कि एकेडमिक्स पार्ट से ज्यादा जुड़ा हुआ है। और इसके सेकेंड पार्ट में हम बात करने वाले हैं इसके व्यवहारिक पहलू पर और संसाधन किस प्रकार से, रिसोर्सेज किस प्रकार से मानव समाज के विकास के लिए, मानव जो भी क्रांति है, मानव सभ्यता का जो विकास है उसके विकास में और किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास में इन संसाधनों का क्या योगदान है और आज यह कैसे बर्निंग इश्यू है, इसके बारे में हम सेकंड पार्ट में बात करेंगे। तो आज हम अभी पहले पार्ट में संसाधनों की परिभाषा, व्हाट इज डिफिनीशन ऑफ रिसोर्सेज, व्हाट इज रिसोर्सेज, संसाधन क्या है, इसे समझेंगे और इसके डिवीजन पर बात करेंगे। तो जब हम संसाधन शब्द कह रहे हैं, रिसोर्सेज बोल रहे हैं, तो रिसोर्स या संसाधन क्या है? तो प्रकृति में पाया जाने वाला प्रत्येक पदार्थ, वह प्रत्येक पदार्थ, एवरी सब्सटेंस इन द नेचर, प्रकृति में पाया जाने वाला प्रत्येक वह पदार्थ जो कि सब्सटेंस, जो कि मानव के लिए उपयोगी है, मानव के लिए उपयोगी है, यूजफुल फॉर ह्यूमन। और किस किस प्रकार से? सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन, सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन, इसका सपोर्ट टू सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन, टू सपोर्ट, इसे हम लिख सकते हैं टू सपोर्ट द सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन, मानव के अस्तित्व को समर्थन देने वाला या बनाए रखने में प्रकृति के जो भी तत्व हैं वह सभी संसाधन कहला रहे हैं। तो मानव के सर्वाइवल के लिए और मानव सभ्यता के विकास के लिए जो भी तत्व, सब्सटेंसेज, जो भी पदार्थ प्रकृति में पाए जा रहे हैं वो संसाधन कहलाएंगे, रिसोर्सेज कहलाएंगे। तो यहां हम रिसोर्सेज की डिफिनीशन जब हम देख रहे हैं, तो अब यहां रिसोर्सेज में सब्सटेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो वर्ड आ गया वो है यूज या यूटिलिटी, यूटिलिटी। यूटिलिटी, सब्सटेंस कोई भी पदार्थ प्रकृति में पाया जा रहा है, लेकिन वह संसाधन नहीं होगा जब तक उसकी उपयोगिता नहीं होगी, जब तक उसमें मानव के जो भी सर्वाइवल है, जो भी मानव के अस्तित्व को बनाए रखना है, उसमें जब तक उसका सपोर्ट नहीं है, उसका यूज नहीं है, जब तक मानव सभ्यता के विकास में उसका सहयोग नहीं है, तब तक वह सब्सटेंस रिसोर्स नहीं कहलाएगा। जैसे हम बात कर लें तो लौह युग के पहले हम हिस्ट्री जैसे भी पढ़ रहे थे, तो लौह युग पढ़ रहे थे, ताम्र युग हमने देखा था,
तो इतिहास में हम यहाँ बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे जब हम ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे, लेकिन हम इतना समझ लें कि जब तक मानव ने तांबे का उपयोग नहीं किया तब तक तांबा एक रिसोर्स नहीं है, तब तक तांबा प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ तो है लेकिन रिसोर्स नहीं है। रिसोर्स हुआ तब बना जब मानव के द्वारा उपयोग किया गया। और जेएम कीन्स इसे लिखते भी हैं, एक अर्थशास्त्री हैं जेएम कीन्स, इसको लिखते हैं जेएम कीन्स। जेएम कीन्स इसे क्या बताते हैं? एक्सचेंजेबल means of satisfying human needs, satisfying human needs। जेएम कीन्स ने लिखा ही है मानव की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की जो प्रवृत्ति है यही क्या कहलाएगी? यही सब्सटेंस को, किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में चेंज कर देगी। तो सब्सटेंस के साथ जब यह जुड़ जाएगा एक्सचेंजेबल मीन्स ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स, जब ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर देगा या इससे जुड़ जाएगा कोई भी सब्सटेंस तो वह संसाधन कहलाएगा, रिसोर्स कहलाएगा। तो संसाधन क्या है इसकी हमें लगता है कि अब आपको एक समझ हो गई होगी कि संसाधन प्रकृति में पाए जाने वाला कोई पदार्थ है, लेकिन वह पदार्थ संसाधन रिसोर्स तब कहलाएगा जब वह ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करेगा या ह्यूमन सर्वाइवल को सपोर्ट कर रहा होगा, या हम कहना चाहें मानव सभ्यता के विकास में उसका सहयोग हो रहा होगा, तब वह सब्सटेंस, वह प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ रिसोर्स, संसाधन कहलाएगा। अब हम इसके बाद बात कर लेंगे डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का वर्गीकरण, डिवीजन ऑफ संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण, और यहां हम पहले देखेंगे तो कई आधारों पर बांट सकते हैं। तो पहला आधार हम देख सकते हैं कि वह संसाधन पाए कहां जाते हैं। तो कुछ संसाधन हैं जो कि सभी जगह पाए जा रहे हैं, समान रूप से सभी जगह पाए जा रहे हैं, समान रूप से नहीं तो सभी जगह कुछ न कुछ मात्रा में पाए जरूर जा रहे हैं। तो उन्हें हम कहते हैं क्या? यूबिक्यूटस या सार्वभौमिक या सर्वव्यापी संसाधन, यूबिक्यूटस। तो पहला टाइप का डिवीजन हम कैसे देख लेंगे? हम यूबिक्यूटस एंड यूबिक्यूटस को हिंदी में कहेंगे सर्वव्यापी, और दूसरा लोकल या लोकलाइज्ड या लोकल, स्थानीय। अब इसके उदाहरण में देखना चाहेंगे तो सर्वव्यापी। अब मानव के लिए आवश्यक तत्वों की जब हम बात करेंगे तो प्रकृति में पाए जाने वाले अनेक तत्व ऐसे हैं जैसे सूर्य का प्रकाश, ये क्या है? ये सर्वव्यापी, ये सभी जगह पाया जा रहा है। लेकिन हम क्या खनिज तेल की बात कर सकते हैं कि यह सभी जगह पाया जा रहा है? यह भी मानव के विकास में सहायक तत्व के तौर पर है। और खनिज तेल की बात करें या हम बात करें जो भी कोई भी जैव ईंधन है उसकी बात करें तो क्या सभी जगह समान रूप से पाया जा रहा है? खनिज तेल कुछ ही क्षेत्रों में पाया जा रहा है, लेकिन सूर्य का प्रकाश संपूर्ण पृथ्वी पर मानव को प्राप्त हो रहा है। ये सर्वव्यापी है, यूबिक्यूटस है। इसी तरीके से हम अन्य उदाहरण भी देख सकते हैं। अब दूसरा हम विभाजन करना चाहें तो हम विभाजन कर सकते हैं कि किस व्यक्ति के अधिकार, क्योंकि संसाधनों पर अधिकार का भी मामला आता है। तो किसी एक व्यक्ति की है तो वो क्या है? व्यक्तिगत प्रॉपर्टी, व्यक्तिगत रिसोर्स है, वो व्यक्तिगत संसाधन है, तो उसे हम बोलेंगे इंडिविजुअल या वैयक्तिक या व्यक्तिगत
व्यक्तिगत संसाधन, और व्यक्तिगत संसाधन ना होकर किसी एक राष्ट्र की कोई संपत्ति हो सकती है तो उसे हम नेशनल रिसोर्सेज कहेंगे, राष्ट्रीय। और अनेक ऐसे संसाधन हैं जिनका किसी एक राष्ट्र पर का नहीं बल्कि सार्वभौमिक रूप से सभी राष्ट्रों को उपलब्ध है, तो वो इंटरनेशनल, जैसे हम यहाँ समुद्र की बात कर सकते हैं, समुद्र का क्षेत्र, आकाश का क्षेत्र है, तो यहाँ क्या है, इंटरनेशनल है ये। अंतरराष्ट्रीय, तो इस प्रकार से हम, और इसके उदाहरणों को लिखने की हमें आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप समझ रहे हैं व्यक्तिगत संसाधन जैसे किसी पर किसी व्यक्ति विशेष का है, और राष्ट्रीय जहां राष्ट्र की संपत्ति है जो, और अंतरराष्ट्रीय संसाधन वो है जिन पर किसी राष्ट्र विशेष का नहीं बल्कि सभी राष्ट्र उसका उपयोग कर रहे हैं। तो एक यह आधार हो सकता है, और इसके अलावा हो सकता है आधार कि वो किस प्रकार के पदार्थ हैं, तो एक तो मटेरियल हो सकता है, पदार्थ, दूसरा नॉन मटेरियल हो सकता है, गैर पदार्थ, तो पदार्थ और गैर पदार्थ भी हो सकते हैं। पदार्थ और गैर पदार्थ। अब पदार्थ में भी हम देखेंगे कि किसी जो चीजें हम जिन्हें टच कर सकते हैं वो क्या है, पदार्थ, और जिन्हें हम टच नहीं कर सकते वो नॉन मटेरियल है, गैर पदार्थ है। तो जिन्हें टच कर सकते हैं वो भी दो तरीके के हो सकते हैं, एक हो सकते हैं ऑर्गेनिक, कार्बनिक हिंदी में कह सकते हैं इन्हें हम, और दूसरे अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक। और गैर पदार्थ, वे पदार्थ, वो संसाधन जो कि जिन्हें हम टच नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे ऐसे कौन से पदार्थ हैं, तो ऐसे पदार्थ हैं, क्या मानव के विकास में केवल इन्हीं कार्बनिक और अकार्बनिक संसाधनों का योगदान है? मानव स्वयं में एक संसाधन है, ह्यूमन इटसेल्फ अ रिसोर्स, और मानव के अंदर पाए जाने वाली जो संसाधनों को उपयोग करने की जो कला है वो क्या है, वो गैर पदार्थ ही तो है। तो यह कला जो है, इमोशंस जो समाज को व्यवस्थित कर रहे हैं, समाज के विकास को, तो ये क्या है, नॉन मटेरियल। तो अनेक इसी तरीके के तत्व आते हैं जो कि नॉन मटेरियल में आएंगे। अभी 3 प्रकार का विभाजन हम लोगों ने पढ़ा, और अब अगर आप लोगों ने उन्हें नहीं नोट किया है तो नोट कर लीजिए। और चौथे प्रकार का जो हम विभाजन पढ़ रहे हैं वह है फंड एंड फ्लो। फंड और फ्लो को आप समझना चाहें तो यह समझ सकते हैं कि फ्लो में वो है जो कि हम संसाधन हमें प्रकृति में प्राप्त हैं और उनका उपयोग हम कर रहे हैं मानव आवश्यकताओं की पूर्ति में, मानव संसाधनों के, लेकिन उनके सहायक के रूप में जो है उन्हें हम फंड रिसोर्स करें। जैसे मनी क्या है, फंड रिसोर्स है, मनी फंड रिसोर्स है, इसका उपयोग मानव विकास में प्रत्यक्ष रूप में नहीं हो रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में मनी का को हम एक रिसोर्स के तौर पर लेंगे, संसाधन के तौर पर लेंगे, क्योंकि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनी, टेंडर मनी बहुत ही आवश्यक है। तो फंड और फ्लो रिसोर्सेज हो गया। और 5वां जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको पता होना बहुत ही जरूरी है, आप चाहे स्टूडेंट हो या ना हो, वो है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय। नवीकरणीय और गैर नवीनीकरण संसाधन जो हैं, इन्हें समझना बहुत ही आवश्यक है। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका एक बार जब हम प्रयोग कर लेते हैं तो प्रकृति हमें पुनः उन्हें एक सूक्ष्म समय में या
कम अवधि में उपलब्ध करा देती है। देखिए, मानव और जो प्रकृति के बीच का जो संबंध है वह यह है कि मानव संसाधनों का उपयोग करता है और उपयोग करने के बाद जो मानव प्रकृति का जो स्वरूप है उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आता है, लेकिन प्रकृति उस परिवर्तन को फिर से सामंजस्य बिठा लेती है और यही प्रक्रिया चलती रहती है। तो अगर उस सामंजस्य को लाने में या उस संसाधन की पुनः प्राप्ति कराने में प्रकृति को अल्प समय लग रहा है तो हम उसे रिन्यूएबल रिसोर्स कहेंगे, और यदि उसे दोबारा उपलब्ध कराने में प्रकृति को एक लंबा समय लगता है तो वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, गैर नवीकरणीय स्रोत है। और यही हमारे दूसरे जो पार्ट है उसके जो भी चर्चा हम करने वाले हैं व्यवहारिक पक्ष, वहां इस समझ होना बहुत ही जरूरी है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। और इसकी समझ आज हमें अधिक सक्षम अर्थव्यवस्था और अधिक जागरूक नागरिक के रूप में भी बना सकती है। अब हम इस पर आगे अगले पार्ट में बात करेंगे। और अभी हम लोगों ने संसाधनों का अर्थ क्या है, संसाधनों का वर्गीकरण क्या है, उसे समझ लिया है, और इसके आगे के पार्ट को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।